in the court. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हरियाणा एडीए का 2023 का पेपर पार्ट 2, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 51, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 2 में जो सेक्शंस दिए हुए हैं वो आईपीसी के सेक्शंस हैं। ए, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट इज़ ऑन सेक्शन 300 thirdly। सो ऑप्शन सी सही आंसर होएगा इसमें। चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इट इज़ ऑन सेक्शन 304 ए ऑफ द आईपीसी। नासिक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज ऑन सेक्शन 300 फर्स्टली। एंड ऑप्शन डी, वेंकटेसन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इज ऑन सेक्शन 300 एक्सेप्शन फर्स्ट। तो हमारा सही आंसर हो गया 3142। 3142 इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। पर अगर हम बात करें बीएनएस के कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस की, तो सेक्शन 304A प्रोवाइडेड है सेक्शन 106 में ऑफ बीएनएस, एंड सेक्शन 300 जो है इज सेक्शन 101 ऑफ द बीएनएस, दैट इज मर्डर। क्वेश्चन नंबर 52, स्टॉकिंग प्रोवाइडेड है सेक्शन 354D of IPC. Then kidnapping from lawful guardian is provided in section 361 of the IPC. Then voyeurism provided है section 354D में, 354C में। और जो ऑप्शन हमारा बचा है डिस्टर्बिंग वुमेन, वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 354B में, जो कि यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में है ही नहीं, इट इज़ 354A। तो अगर हम इसे भी कंसिडर करें कि ये ए में प्रोवाइडेड है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2413। 2413 इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन सी। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात कर लें बीएनएस के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस की, तो डिसरोबिंग जो है वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 76 में, वॉयरिज्म प्रोवाइडेड है सेक्शन 77 में, और स्टॉकिंग प्रोवाइडेड है सेक्शन 78 में, और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन प्रोवाइडेड है सेक्शन 137 में ऑफ बीएनएस। क्वेश्चन नंबर 53, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो प्रिवेंशन ऑफ, ऑप्शन डी की बात कर रही हूँ मैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये तो हम सबको ही पता है, इट इज़ ऑप्शन डी, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देन अब हम ऑप्शन ए पे आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ये प्रोवाइडेड है, ये इससे रिलेटेड जो केस है इज आरटीआई फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। देन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ये रिलेटेड है विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एंड लास्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इट इज़ रिलेटेड टू मनीष सिंह वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया 3214। 3214 इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सबसे पहले है सेक्शन 364A ऑफ आईपीसी, इट टॉक्स अबाउट किडनैपिंग फॉर रैंसम। देन सेक्शन 391 आईपीसी, it talks about dacoity. Next, section 499 of IPC is related to defamation, and section 425 of the IPC is related to mischief. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3421।
विच इज़ ऑप्शन ए। 3421 इज ऑप्शन ए, तो सही आंसर हो जाएगा ए। अब हम देख लेते हैं कि बीएनएस के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस क्या क्या हैं। मिसचीफ प्रोवाइडेड है सेक्शन 324 में। डिफेमेशन प्रोवाइडेड है सेक्शन 356 में। किडनैपिंग फॉर रैंसम इज इन सेक्शन 140 और डिकॉइटी है सेक्शन 310 में। क्वेश्चन नंबर 55। Choose the correct answer from the statements or from the options given below. In civil case, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given. This is correct statement. In civil case, an admission is not relevant whether it is made under the circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that the evidence of it should not be given. This is also correct. In civil case, an attorney can disclose any admission made to him by his client when interrogated as a witness. ये गलत है. This is wrong. Next, an admission made to a stranger under whatever terms as to secrecy is not protected by law from disclosure. This is also correct. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A, B, D. So option D is the correct answer. और ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 21 ऑफ द BSA, जो कि पहले था सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है एडमिशन इन सिविल केसेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 56। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। A. The birth of a child during marriage is the presumption of legitimacy which is conclusive no matter how soon the birth occurs during marriage. This is correct. B. The birth of a child within 280 days from the death of his father is presumably his legitimate son no matter the mother was married before his birth or not. तो ये ऑप्शन हमारा गलत है. This is incorrect. Then C. Birth of a child within 280 days from the death of his father is presumably his legitimate son if the mother remained unmarried before his birth. ये हमारा सही है. This is correct. Then D. Presumption regarding legitimacy of child under the Indian Evidence Act 1872 is rebuttable in nature. It is also correct. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A, C, D, which is option D. तो D हमारा सही आंसर है and it is provided in section 116 of the BSA, जो कि पहले था section 112 of the Indian Evidence Act. Question number 57. Match list 1 with list 2. List 1 में option A is admission may operate as estoppel is provided in section 31. Then B. Relevance of judgment in probate is provided in section 41 of the Indian Evidence Act. C. Relevance of opinion regarding the existence of customs or rights is provided in section 48 of the Indian Evidence Act. And lastly, relevance of opinion in relationship is provided in section 50 of the Indian Evidence Act. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 is provided in option C. तो C हमारा सही आंसर हो गया. अब अगर बात कर लें इसके कॉरस्पॉन्डिंग BSA के प्रोविजंस की, तो सेक्शन 31 अब हो गया है सेक्शन 25 ऑफ द BSA. दिस इज 25. यस. देन सेक्शन 41 अब हो गया है सेक्शन 35.
सेक्शन 48 हो गया है सेक्शन 42 एंड सेक्शन 50 हो गया है सेक्शन 44. Now let's come to question number 58. Match list 1 with list 2. A. Pickard versus Sears. This case law is a landmark case law on estoppel. तो ऑप्शन बी सही है इसमें. Then Vishwanath Prasad versus Dwarka Prasad. It is a case on admission. Then Stillman versus Stillman. It is on communication during marriage. Option 3 correct है इसमें. Then Scott versus Sampson. It's a case on evidence of character. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, which is 2, 1, 3, 4 is option B. Option B हमारा सही आंसर हो जाएगा. Question number 59. Prosecution wants to submit the statement made by the victim shortly before her death that a man was standing near her with a gun in his hand. Decide the following rule of relevancy which will apply to such statement. It is relevant as, तो हमें बताना है ये statement किस section में relevant होगी. It is relevant as a cause under section 7 of the Indian Evidence Act. ये गलत है. As a motive under section 8 of the Indian Evidence Act. ये सही है. Then as a conduct under section 8 of the Indian Evidence Act. बिल्कुल सही है because जो वो आदमी था उसके हाथ में, दैट इज़ द एक्यूज्ड, उसके हाथ में एक गन थी. उससे समझ में आता है कि उसका क्या मोटिव रहा होगा, क्या कंडक्ट रहा होगा. देन एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. दिस इज इनकरेक्ट. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी. जो सेक्शन 7 है वो हो गया है अब सेक्शन 5 और सेक्शन 8 हो गया है सेक्शन 6 एंड पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन जो है वो है सेक्शन 4 ऑफ द BSA. Question number 60. In defense against prosecution of assault against enemy at Mumbai, the defendant produced his admission card of a hospital in Delhi of the same date and time. मतलब accused prove करना चाह रहा है कि at the time of the incident he was at some other place. Choose the correct rule of evidence along with the provision of law. Conduct of defendant, plea of alibi, res gestae, all of the above और question not attempted. तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, प्ली ऑफ एलिबाई. ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड है ऑफ BSA, जो कि पहले था सेक्शन 11. नाउ क्वेश्चन नंबर 61. X, an accused in murder case, was arrested and he made a statement that he did it by a sword which he had kept in his garden in his village and police recovered the same. Can prosecution use this statement? So let us now see the options. It is made in the police custody. It is an admission of fact voluntarily. It is made that lead to discovery of objects used in the commission of offense. It is admission made after arrest. तो इसमें हमारे सही ऑप्शंस क्या क्या हो जाएंगे? इट इज़ एन एडमिशन ऑफ फैक्ट वॉलेंटरली मेड. इट इज़ मेड दैट लीड टू डिस्कवरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज इन कमीशन ऑफ द ऑफेंस. मतलब कि एक्यूज ने बताया कि उसने वो स्वॉर्ड वहाँ छुपाई है और पुलिस को वहीं से रिकवर हुई. सो इट शुड बी एन एडमिशन ऑफ फैक्ट विच शुड बी वॉलेंटरली मेड बाय द एक्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बताने से वो डिस्कवरी वहाँ से हुई है. मतलब एक्यूज के बताने से पुलिस को उस पर्टिकुलर जगह से वो वेपन और या फिर वो स्वॉर्ड मिली है. सो बोथ दीज टू आर रेलेवेंट. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड सी विच इज़ बी हेयर. और ये कहाँ प्रोवाइडेड है? ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 23 ऑफ द BSA. क्वेश्चन नंबर 62. Match list 1 with list 2.
सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है कन्फेशन के बारे में. सेक्शन 115 टॉक्स अबाउट एस्टॉपल. देन सेक्शन 11 of the Indian Evidence Act talks about the plea of or the doctrine of alibi. Then section 113 of the Indian Evidence Act. और ऑप्शन में लिस्ट 2 में क्या गिवन है? प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन विद लॉयर्स. बट जो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन विद लॉयर्स है वो 113 में प्रोवाइडेड नहीं है, वो सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइडेड है. सो बेसिकली ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत ही हो गया. बट अगर हम फिर भी कंसिडर करें कि डी का सही मैच 4 है, देन आवर आंसर वुड बी 3124. 3124 इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन सी. तो एक तरीके से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा. तो अब बीएसए के हम कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस देख लेते हैं. जो सेक्शन 24 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो हो गया है अब सेक्शन 22. सेक्शन 115 हो गया है सेक्शन 121. सेक्शन 11 हो गया है सेक्शन 9 और सेक्शन 126 हो गया है सेक्शन 132. क्वेश्चन नंबर 63. Given below are two statements. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Statement 1. Every partner is liable jointly with all other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है एज पर सेक्शन 25 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. Statement 2. An admission or representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm if made in ordinary course of business. ये भी सही है. It is provided in section 23 of the Indian Partnership Act. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 64. Given below are two statements. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Statement 1. In determining whether a group of persons is or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. This statement is correct. Statement 2. The sharing of the profits or gross returns arising from the property by persons holding a joint or common interest in that property does not of itself make such persons partners. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो ये स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा. एंड बोथ दी स्टेटमेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. और सेक्शन 6 जो है वो एक लैंडमार्क केस पे बेस्ड है, वो है कॉक्स वर्सेस हिकमैन. क्वेश्चन नंबर 65. In the absence of any usage or custom of trade to the contrary, the implied authority of a partner A does empower him to submit a dispute relating to the business of the firm to arbitration. It is incorrect. A is incorrect. Then B does empower him to open a banking account on behalf of the firm in his own name. No, it does not empower him to open a bank account. C does not empower him to withdraw a suit or proceeding filed on behalf of the firm. This is correct. D does not enter into partnership on behalf of the firm. This is also correct. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी. तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है. और इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में कहाँ बात करी गई है? अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. क्वेश्चन नंबर 66. After a partner's death, the business is continued in the old firm name.
whether the legal heirs of the deceased partner are liable for any of the acts of the firm. तो हमें बतानी है लीगल heirs की liability in case of deceased partner and the business is still continued in the old name of the firm. Statement A. The continued use of the name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after his death. This is correct. Then statement B. If the estate of the deceased person's property is insufficient to make good, the personal assets of the legal heirs will be liable for any of the acts done by the firm. This is incorrect. Then C. The estate of the deceased person is liable for any of the act done by the firm. This is also incorrect. D. The legal heirs of the deceased partners shall be liable for any of the act done by the firm after the demise of the partner. This is also incorrect. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली. और ये कहाँ प्रोवाइडेड है? इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. Question number 67. Unless there is an agreement to the contrary, which of the following is part of right of outgoing partner to carry on a competing business? Options are right to carry on a business competing with that of the firm. This he can do. Then right not to carry the business competing with that of the firm. तो ये option B हमारा incorrect हो गया. Then C, no right to use firm's name. ये सही है. That he cannot use the firm name. Right not to solicit the custom of the person who was dealing with the firm before he ceased to be a partner. This is also correct. तो हमारा सही आंसर हो गया ACD. ACD is provided in option C. तो C हमारा करेक्ट आंसर हो गया. And this is basically related to section 36 of the Indian Partnership Act. तो जो आउटगोइंग पार्टनर होता है बेसिकली वो बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकता है, बिजनेस को कैरी आउट कर सकता है, बट वो फर्म का नाम नहीं यूज़ कर सकता. ऑल्सो ही कैन नॉट solicit the customs of the persons who are dealing with the firm. Question number 68. तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे बेस्ड है. स्टेटमेंट ए. प्रॉपर्टी मीन्स द स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स एंड नॉट merely a जनरल प्रॉपर्टी. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. प्रॉपर्टी मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी एक्चुअली इन गुड्स. और ये कहाँ पे प्रोवाइडेड है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन? सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो गई. स्टेटमेंट बी. स्पेसिफिक गुड्स मीन्स द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. ये स्टेटमेंट हमारी सही है. और स्पेसिफिक गुड्स कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. C. A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debts in the ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due only where he has committed an act of insolvency. तो ये पार्ट इसका incorrect है. It is written that whether or not he has committed an act of insolvency. तो हमारा C ऑप्शन भी incorrect हो गया. बट जो इंसॉल्वेंसी है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. देन डी. प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स. ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. और प्राइस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी. बी एंड डी इज प्रोवाइडेड इन ऑप्शन ए. तो सही आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर 69. ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे है ये क्वेश्चन.
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमें बताना है कौन सा सही है। A. The goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. तो ये सही है, जब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं होती, इट इज एट द सेलर्स रिस्क। देन B. Where the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk, whether the delivery has been made or not. ये भी सही है, जब गुड्स बायर को ट्रांसफ़र हो जाती हैं तो वो बायर के रिस्क पे होती हैं, चाहे डिलीवरी हुई हो या ना हुई हो। देन C. Where when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk only where the delivery has been made. No, it is not necessary. D. Where the delivery has been delayed through the fault of either the buyer or the seller, the goods are at the risk of the party in fault. ये सही है एकदम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A, B, D. A, B, D, which is not there in the option. ये ऑप्शन में ही नहीं है A, B, D. So I think it is an incorrectly framed question. तो हमारा आंसर A, B, D हो जाएगा। प्लस ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दी स्टेटमेंट्स आर फ्रॉम सेक्शन 26 of the Indian Partnership Act. Question number 70. Given below are two statements. In light of the above statements, choose the correct answer. Statement 1. If the buyer or his agent in that behalf obtains delivery of the goods before their arrival at the appointed destination, the transit is at an end. ये बिल्कुल सही है, because ultimately the buyer or his agent has received the possession of the goods. Statement B or statement 2, if the goods are rejected by the buyer and the carrier or other bailee continues in possession of them, the transit is deemed to be at an end even if the seller has refused to receive them back. ये incorrect है। तो हमारी सही आंसर हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 51 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच टॉक्स अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट। क्वेश्चन नंबर 71. मैच लिस्ट 1 with list 2. Debentures would not come within the purview of goods. The case is R.D. Goyal versus Reliance Industries. Then, paper entrusted by clients to his counsel is not goods. The case is R.D. Saxena versus Balram Prasad. Then, fixed deposits receipt is goods. It is SBI versus Neeta Ashok Nayak. Then, hire purchase agreement Helby versus Matthews. तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4 is provided in option B. तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन B. Question number 72. Arrange the cases in chronological order starting from the latest to the earliest. जो सबसे recent है वो सबसे पहले लिखना है। A. हफीसा बीवी वर्सेस शेख फरीद, अब्दुल रहीम वर्सेस अब्दुल ज़बर, मकबूल आलम वर्सेस खोदाइजा, कथीसा उम्मा वर्सेस कुनहमू, इलाही शमसुद्दीन वर्सेस जैतुन बी मकबूल। तो यहाँ पे मैंने ईयर्स लिख दिए हैं। हफीज़ा पीबी वर्सेस शेख फरीद ये 2011 में आया था। देन बी अब्दुल करीम वर्सेस अब्दुल ज़बर 2009 में। सी मकबूल आलम वर्सेस खोदा इजा ये आया था 1966 में। डी कथीसा उमा वर्सेस कुनहमू आया था 1963 में। देन इलाही शमसुद्दीन वर्सेस जैतुन बी मकबूल आया था 1994 में। तो सबसे पहले ए, देन बी, देन ई, ए बी ई,
सी डी, ए बी ई सी डी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73। With respect to distant kindreds under Sunni law of inheritance, the distribution of property is subject to where all the heirs are in the same degree and sex of the ancestors through whom they are connected to the deceased is same. The heirs take per capita with the males and females taking in the same ratio. So this is incorrect. Statement B. Like Hindu law, the nearer in degree excludes the remoter. This is correct. Statement C, where the sex of the ancestors through whom the descendant heirs are related to the deceased is different. At the stage of difference, the double portion goes to the male line and these shares will then be taken by their descendants irrespective of their sexes. This is correct. Statement D, where two or more heirs claim through the same immediate ancestors and these ancestors are two or more and of different sexes, the rule is to count one ancestor as one only and allot the shares in the ratio proportionate to the ancestors. This is again wrong. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी. बी एंड सी इज ऑप्शन ए. ये क्वेश्चन इस फैक्ट पे बेस्ड है कि हिंदू की मुस्लिम लॉ में जो मेल्स होते हैं उन्हें डबल मिलता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स. सो दिस थिंग वी शुड ऑलवेज कंसिडर एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि मुस्लिम लॉ में हमेशा जो मेल्स होते हैं उन्हें डबल मिलता है इन कंपैरिजन टू द फीमेल्स. 2:1 रेशियो होती है. क्वेश्चन नंबर 74. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट 1, द सुन्नी मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया बिलोंग प्रिंसिपली टू द हनाफी स्कूल. दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2, a Sunni woman contracting marriage with a Shia does not thereby become subject to the Shia law. It is also correct. ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. Question number 75. With respect to Ariyat, the following holds good. It is transfer of ownership? No, this is wrong. Then, it is temporary license to enjoy the profits so long as the grantor pleases. Yes, correct. It is not necessary for the donor to be of age. Correct. The prohibitions governing gifts do not extend to Ariyats. This is also correct. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी सी डी, विच इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 76. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. सपिंडा रिलेशनशिप ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 सबसेक्शन एफ में ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट. देन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 सबसेक्शन जी में. देन प्रिस्क्राइब्ड ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 3E में. एंड लास्टली यूटेराइन ब्लड ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 3D में. तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 विच इज ऑप्शन डी. डी इज द करेक्ट आंसर. Question number 77. Match list 1 with list 2. Right of child in womb. It is provided in section 20 of the Hindu Succession Act. Then murderer disqualified. It is provided in section 25 of the Hindu Succession Act. फिर succession when heir disqualified. ये है हमारा सेक्शन 27 में.
कन्वर्ट्स डिसेंडेंट डिस्क्वालिफाइड, ये है हमारा सेक्शन 26 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3142 विच इज़ इन ऑप्शन सी 3142। तो सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, every person who procures marriage of himself or herself to be solemnized under this act in contravention of the conditions specified in clauses 3, 4 and 5 of section 5 shall be punishable in case of contravention of the conditions specified may extend to 1 year or with fine up to rupees 1 lakh or with both। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। वाई? बिकॉज सबसे पहले तो इट इज़ टॉकिंग ओनली अबाउट क्लॉज 3, ये 3 की रिस्पेक्ट में सही है। एंड इसमें एक और गलती ये है, जो पनिशमेंट है वो 1 ईयर ना होके 2 ईयर्स है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज पर सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। देन स्टेटमेंट बी, in case of contravention of conditions specified in clause 4 and 5 with simple imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 18 बात करता है विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ्स ना होके 1 मंथ है। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 79 given below are two statements. In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Statement 1, Sapinda relationships extends as far as third degree in the line of ascent through the mother and as far as fifth generation in the line of ascent through the father। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2, Sapinda relationship includes the relationship by half uterine blood as well as by full blood and adoption. It also includes both legitimate and illegitimate blood relationships. So this statement is also correct। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and statement 2 आर ट्रू। Question number 80, consider the following statements with respect to Hindu succession and select the answers using the quotes given below। Statement A, provisions which expressly denied the application of Hindu Succession Act 1956 to prevention of fragmentation of agricultural holdings or for fixation of ceilings or for devolution of tenancy rights in respect of such holdings has been omitted under the Hindu Succession Amendment Act of 2005। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Then statement B, co-pasnary rights are given to the daughters from 3rd of September 2005। ये स्टेटमेंट गलत है because now women are the co-pasners by birth as per the landmark case of Vinita Goyal, Rakesh Goyal। Then statement C, in Gurpat Khandappa versus Magdam versus Hirabai Khandappa Magdam, it was observed that the share of widow on partition of co-pasnary property between the father and a son was in addition to the share she would receive as class 1 heir of the deceased। ये statement correct है। Statement D, 4 more legal heirs in class 1 category of Hindu male dying in the state are son of a predeceased daughter of a predeceased daughter, that is DDS, then daughter of a predeceased daughter of a predeceased daughter, DDD, then daughter of a predeceased son of a predeceased son, SSD, and daughter
of a predeceased son of a predeceased daughter, that is DST. तो इसमें DDS सही है, DDD सही है और DSD सही है. इन प्लेस ऑफ SSD जो फोर्थ लीगल हेयर है वो है SDD, दैट इज डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज्ड डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीज्ड सन. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर A एंड C. तो C हमारा सही आंसर होगा, A एंड C. So with this we come to an end of this video. इसके अलावा इस पेपर में 20 और क्वेश्चंस भी हैं जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड हैं प्लस रीजनिंग से रिलेटेड हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी अलग से एक वीडियो बनाऊं उन 20 क्वेश्चंस की, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजें. आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन योर रिक्वेस्ट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.